हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम सॉल्व करेंगे पीजीटी प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। साथ ही जो राजकीय इंटर कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और बीए फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिए हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं या बैक पेपर एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं। किसने कहा कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? ठीक है, किसने कहा कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? तो ये बात C.H. कूले महोदय के द्वारा कही गई है। C.H. कूले महोदय समाजशास्त्र को एक कलात्मक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसने कहा कि सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछ लिया जाता है लेकिन आंसर वही होता है। तो ध्यान दीजिए कि किसने कहा कि सजातीयता से विजातीयता यानी समानता से विभिन्नता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है। ठीक है, तो ये बात कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर कहते हैं उद्विकास की प्रक्रिया या नियम समाज पर भी लागू होता है, क्योंकि समाज भी निश्चित असंबद्धता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता रहता है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर समाज की तुलना सावय से की है। ठीक है, जिस तरह से मनुष्य के शरीर की संरचना होती है उसी तरह से समाज की संरचना है, ऐसा स्पेंसर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का अध्ययन है? ठीक है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? तो ये बात ऑगस्ट काम्टे कहते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट काम्टे। ये समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन मानते हैं। नेक्स्ट है, ऑगस्ट काम्टे के अनुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर पॉजिटिव स्टेज पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? ठीक है, बौद्धिक विकास के पॉजिटिव स्टेज 3 स्टेज की बात करते हैं, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। तो उसमें तीसरा जो स्तर है प्रत्यक्ष पॉजिटिव स्टेज, इसमें किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? ठीक है, काम्टे के अनुसार। तो आपका ऑप्शन है सी, मानवता। कांटे कहते हैं जैसे जैसे समाज के सदस्यों का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, यानी तीसरी अवस्था में आते आते समाज के सदस्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, वैसे वैसे शिक्षा का पुनर्संगठन होता है, सामाजिक पुनर्निर्माण होती है और मानवता के धर्म का विकास होता है। ठीक है, तो तीसरी अवस्था में मानवता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र में चिकित्सा समाजशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? चिकित्सा समाजशास्त्र बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चिकित्सा समाजशास्त्र की बात कौन करता है? तो रॉबर्ट स्ट्रॉस के द्वारा। ठीक है, समाजशास्त्र में सबसे पहले चिकित्सा समाजशास्त्र का प्रयोग रॉबर्ट स्ट्रॉस के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सूची सुमेलित करनी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको राइट आंसर ढूंढना है। जोखिम भरा समाज, भगोड़ा समाज, तार्किक समाज, नागरिक समाज। ठीक है, अब यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आंसर देख लीजिए। अब यहाँ पे हमको मैच करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा
यहाँ पे हम मैच करते हैं। सबसे पहले तार्किक समाज। तार्किक समाज की बात कौन करता है? मैक्स वेबर। ठीक है, तो इस आधार पर आपका सी का पहला, तो सी का पहला 3 ऑप्शन में है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नागरिक समाज की बात कौन करता है? तो हीगल करते हैं, तो यहाँ पे चौथा भी ऑप्शन में है। ठीक है, अब जोखिम भरा समाज कौन बताता है? जोखिम भरा समाज की बात कौन करता है? तो जोखिम भरे समाज की बात उलरिच बेक करते हैं। तार्किक समाज मैक्स वेबर, नागरिक समाज हीगल और भगोड़ा समाज एंथनी गिडेंस। तो इस आधार पे देखा जाए तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, सी। एक बार और देख लीजिए आप लोग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गेमिनसाफ्ट एवं गेसेलसाफ्ट की अवधारणा किसने दी? बहुत सिंपल है, मैंने जानबूझ के रखा है इसको ताकि आपका अभ्यास होता रहे। गेमिनसाफ्ट और गेसेलसाफ्ट की अवधारणा किसने दी? तो ये अवधारणा टॉनिश। नई बात आपको बता दें, गेमिनसाफ्ट से तात्पर्य है समुदाय और गेसेलसाफ्ट से तात्पर्य है समिति। ठीक है, टॉनिश के अनुसार गेमिनसाफ्ट समुदाय को प्रदर्शित करता है और गेसेलसाफ्ट समिति को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। सिद्धांत की बात की गई है यहाँ पे। ऑगस्ट काम्टे त्रिस्तरीय नियम। हर्बर्ट स्पेंसर का है आपका सावयी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इमाइल दुर्खिम यांत्रिक तथा सावयी एकता। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे मैच करेंगे और ऑप्शन इसी के आधार पे आप लोग निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इसमें से 3 है अहमवादी, परार्थवादी, आदर्शहीनतावादी। चौथा प्रकार कौन सा है? ठीक है, तो चौथा प्रकार यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग्यवादी आत्महत्या। देखिए आपको समझा दें, भाग्यवादी आत्महत्या वह आत्महत्या होती है जब व्यक्ति के जीवन में नियमों की अधिकता हो जाती है तथा नियंत्रण की कठोरता बढ़ जाती है, यानी व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण अधिक कर दिया जाता है। तब व्यक्ति भाग्यवादी हो जाता है, यानी कि वो सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो वो आत्महत्या कर लेता है। यहाँ पे एक उदाहरण देंगे जो इमाइल दुर्खिम के ही द्वारा दिया गया था, दास प्रथा। जब दासों को इस बात का बोध हो जाता था कि इस जीवन से छुटकारा पाना असंभव है, तो वे भाग्यवादी हो जाते थे, यानी मान लेते थे कि हमारे भाग्य में यही लिखा है, फिर वो आत्महत्या कर लेते थे। तो वो आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सूची सुमेलित करनी है। ठीक है, एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सुमेलित करना अवधारणा है और फिर विचारक। तो सामाजिक तथ्य की बात इमाइल दुर्खिम करते हैं। आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर। आत्मदर्पण का सिद्धांत C.H. कूले और भौतिक संस्कृति W.F. आगबर्न के द्वारा। ठीक है, तो इस आधार पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3 4, यानी सब सामने से मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक समिति एवं संस्था दोनों का उदाहरण है? तो परिवार, समिति और संस्था दोनों के उदाहरण हैं। जब हम परिवार को व्यक्तियों के समूह के रूप में देखेंगे तो वो समिति कहलाएगी, और जब हम उसे नियमों और कार्यप्रणालियों के रूप में देखेंगे तो वो संस्था कहलाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति है? ठीक है, समिति है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी लग रहे हैं, लेकिन हम समझाते हैं आपको। पहला है धार्मिक कृत्य में एकत्रित लोग। एक सभागार के अंदर एकत्रित लोग, क्रिकेट मैच देख रहे लोग। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, धार्मिक कृत्य के लिए एकत्रित लोग। यानी कि समिति में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है निश्चित उद्देश्य। ठीक है, निश्चित उद्देश्य और निश्चित कार्य प्रणालियों के अंतर्गत कार्य करते हुए लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सभी एक नियम में बंधे हुए हैं और इनका एक निश्चित उद्देश्य भी है। ठीक है, तो पूरी तरीके से समिति का उदाहरण हमारा ऑप्शन ए है। किसने कहा कि समाज एक संतुलन की व्यवस्था है? किसने कहा कि समाज एक संतुलन व्यवस्था है? ठीक है, तो ये बात समाजशास्त्री पेरेटो, इटली के समाजशास्त्री पेरेटो ने कहा है कि समाज में संतुलन होता है और ये समाज की अनिवार्य विशेषता है। ठीक है, पेरेटो के अनुसार संतुलन से तात्पर्य ये कि जो चीज़ें समाज में पाई जाती है, असमानता, विभिन्नता, ये चीज़ें लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं और इसके आधार पे वो संतुलन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अभिधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुए? समाज के लिए प्रयुक्त करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। ठीक है, पहला उत्तर औद्योगिक समाज, ये नहीं है आपका, आधुनिक समाज नहीं है। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुराष्ट्रीय समाज, ये भी सही है, मीडिया समाज, ये भी सही है, और उपभोक्ता समाज, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुआ समाज के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये स्थितियाँ पैदा हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में तो ये कई बार पूछा गया है और पीजीटी में भी पूछा गया था। किसने समाज को सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित में विभक्त किया है? तो ये विभाजन आपका स्पेंसर महोदय के द्वारा किया गया है, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज से संबंधित है? औद्योगिक समाज की विशेषता पूछ रहा है यहाँ पे। तो विशेषीकरण बिल्कुल है, अधिकतम उत्पादन ये भी है, ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता है। आगे देखते हैं, उपभोग के लिए उत्पादन नहीं, लाभ के लिए उत्पादन। औद्योगिक समाज में उपभोग के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए उत्पादन होता है। प्राथमिक संबंधों का प्रभुत्व रॉन्ग, यहाँ पे द्वितीयक संबंध ज़्यादा है। हस्तचालित औजारों का प्रयोग, इसे तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, यंत्रों का प्रयोग होता है, मशीनों का प्रयोग होता है, हस्तचालित औजारों का नहीं। तो इस आधार पे राइट आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? पूर्व औद्योगिक समाज, और ये पुस्तक भी लिखी गई है इसी नाम से। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा आपका एस जो वर्ग के द्वारा। तो ये अवधारणा भी दी गई है इनके द्वारा और ये पुस्तक का नाम भी है इनके। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं कब? ठीक है, तो पहला है, उनकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक है और महत्वपूर्ण समझे जाने लगती है। ऐसी चीज़ें, ऐसे विचार जब जनरीतियाँ और रूढ़ियाँ जब जनरीतियों के साथ रूढ़ियाँ बन जाती हैं तो वो कब बनती हैं? यानी कि जब उनकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती है। तो ये भी सही है। समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता दर्शाने लगता है, गलत। लोग उपहास और हल्की आलोचना जैसी अनौपचारिक अभिमतियों का सहारा लेने लगते हैं, गलत, रॉन्ग।
उचित और अनुचित संबंधी विचार उनसे जुड़ने लगते हैं। राइट, ठीक है, राइट। ये आपका फर्स्ट राइट है, क्योंकि ये रूढ़ियाँ तब बनती हैं जब ये समूह कल्याण के लिए होती हैं और साथ ही ये उचित और अनुचित संबंधी विचार उससे जुड़ने लगते हैं, यानी सोसाइटी ये बोलने लगती है कि ये सही है या गलत। अगर सही है तो फिर ये आगे बढ़ाई जाएगी, नहीं तो वहीं पे उसे रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक समूहों को शीत जगत नाम किसने दिया? शीत जगत की बात कौन करता है? तो पीएच लैंडिस। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह विशेषीकृत होते हैं। तो सामान्य अर्थों में ये कहा जाए कि द्वितीयक समूह की कौन सी विशेषता है? ठीक है, तो अनौपचारिक संबंधों द्वारा, गलत। वैयक्तिक संबंधों द्वारा, गलत। आमने सामने के संबंधों द्वारा, ये भी गलत। औपचारिक संबंधों द्वारा, राइट। ठीक है, ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह की विशेषता है। जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक पूर्णताएं। ठीक है, राइट आंसर आपका सांस्कृतिक पूर्णताएं। अपने से भिन्न लोगों की संस्कृति ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। जब हमारे से अलग लोग हैं और उनकी संस्कृति को जब लोग ग्रहण करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो ये प्रक्रिया पर संस्कृति ग्रहण कहलाएगी। पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट है, किसने संस्कृति का वर्गीकरण चेतनात्मक, विचारात्मक और एवं आदर्शात्मक प्रकार से किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पी.ए. सुरकिन। ये भी पीजीटी को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। नेक्स्ट है, संस्कृति का मुख्य वाहक कौन सा है? संस्कृति का मुख्य वाहक कौन सा है? गृह, रॉन्ग। सड़क, रॉन्ग। प्रतीक, राइट। व्यक्ति, रॉन्ग। ठीक है, प्रतीक ही संस्कृति की मुख्य वाहक होते हैं। ठीक है, प्रतीकों के माध्यम से ही संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। ठीक है, नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कल्चर थीम की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? कल्चर थीम की बात कौन करता है? तो मॉरिस ओपलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कल्चर थीम की बात मॉरिस ओपलर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।